सभी कहा गया? सभी लोग करो। तुम वर्षा तब तक सीट निकालो और सीट में से क्वेश्चन करो। ओके सर। ओके। जिन लोगों का आ गया वो लोग सीट निकाल लेना, सीट में से क्वेश्चन करो। बताओ, ये वाला हो गया? ये वाला हो गया सबका? जल्दी बोलो हाँ या ना। काफ़ी टाइम हो गया। जल्दी बोलो कि मुझे करना है। ये वाला हो गया? हेलो? हो गया क्या? ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। 3x+1 कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे देखो। 3x+1 अपॉन एक्स माइनस का क्यूब इंटू x+1 इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो। तो a अपॉन क्या हो जाएगा, x-1 प्लस b अपॉन क्या आ जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन क्या आ जाएगा, x-1 का क्यूब और प्लस d अपॉन x+1। बताओ ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोलो सब लोग बताओ। कल बताए थे ऐसे लिखना। ठीक है, यस। ऐसे लिख दिए। अब मैंने क्या यस। बोला था कि ये x-1 वाला 3 बार रिपीट हुआ, तो हमने क्या बोला था, हाईएस्ट डिग्री वाला निकलेगा। तो इसका मतलब c की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। तो c की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, x की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा 1। और यहाँ से ये वाला हटा दो तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ऊपर में क्या आएगा 4 और नीचे में क्या आएगा 2। तो c बराबर कितना निकल गया 2। ठीक है। सिमिलरली x-1 के बाद इजीली कौन सी निकल सकता है, x+1, ये तो एक ही टर्म है तो x+1 निकल सकता है। तो x+1 मतलब x इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा -1। और इस वाले को हटा दो तो -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -3 प्लस 1 अपॉन -1 का क्यूब, है कि नहीं। तो ये क्या आ जाएगा -2 अपॉन -1 और -1 कितना आ जाएगा -2। तो -8, 8 गया तो कितना आएगा 1/4। ठीक है। तो हमारा d कितना आ गया, d कितना आ गया 1/4। सही लिखा हो ना, कोई मिस्टेक नहीं है ना? सही है सर। ठीक। अब देखो कि हमारे पास C और D आ गया। C और D आ गया तो अब मुझे A और B निकालना है। और मैंने क्या बोला था, कब A और B ऐसे नहीं निकलेगा इस मेथड से। A और B निकालने के लिए मैंने क्या बोला था कि ये कोई एक आइडेंटिटी है, तो कोई भी रैंडमली वैल्यू चूज करो, ठीक है, और इसमें पुट कर दो। ठीक है, कोई भी रैंडमली। तो देखो इसी में पुट कर दो। वैसे तुम एलसीएम लेकर के जो अगला स्टेप आएगा उसमें भी कर सकते हो, बट ठीक है वो भी स्टेप नहीं करोगे, डायरेक्टली इसमें भी कर दोगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, बात बराबर ही है। तो तुम नोटिस कर, हाँ x=1 और +1 मत पुट करना, ठीक है, क्योंकि इस पर तो जीरो हो जाएगा, तो इसको मत पुट करना। तो जैसे मैंने सबसे आसान सा कौन सा पुट कर दिया, जीरो। x= यदि मैं जीरो पुट कर दूं, जीरो। ठीक है, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 1, नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में देखो क्या आ जाएगा जीरो सर। -1 का क्यूब तो -1 इंटू माइनस जीरो पुट किया हूँ तो ये क्या आ जाएगा 1। ठीक है, इजक्वल टू a अपॉन क्या आ जाएगा, a अपॉन -1 प्लस b अपॉन क्या आ जाएगा, b अपॉन -1 प्लस c अपॉन क्या आ जाएगा -1 प्लस d अपॉन क्या आ जाएगा 1। अब c और d की वैल्यू ऑलरेडी पता है, c की वैल्यू 2 है, पुट कर दो।
डी की वैल्यू ऑलरेडी पता है 1/4 है, तो डी कितना आ जाएगा 1/4। ओके, तो यहाँ से ये रिलेशन आ गया। ये रिलेशन क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये माइनस ए माइनस बी बी/1 बिल्कुल, प्लस बी, और ये क्या आ जाएगा -2 प्लस 1/4 और इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ से माइनस ए प्लस बी और कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 -1/4, तो -1 प्लस 1 -1/4, तो कितना आ जाएगा 4 में से 3/4। देखो तो सही लिखा हूँ, तो माइनस ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गया 3/4। देखो तो सही लिखा हूँ कि नहीं लिखा हूँ? यस सर। ओके, तो ये वैल्यू मेरे को पता लग गया। अब x इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब x इक्वल टू क्या, मैं देखो ऐसे पुट करना है इसमें कि ताकि कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाए। तो x इक्वल टू तुम 1 भी पुट कर सकते हो, 1 नहीं पुट कर सकते, वो 1 और -1 मत पुट करना, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ भी पुट करो, मतलब अनडिफाइंड हो जाए वैसा टर्म मत पुट करना। तो तू 0 पुट कर दिया। अब सोच के देखो क्या पुट करना आसान रहेगा, 2 पुट करना आसान रहेगा। तो x इक्वल टू 2 पुट करो। क्यों 2 पुट करोगे तो ये भी 1 1 1, तो आसान कैलकुलेशन होगा कि नहीं, ठीक है। यदि 3 पुट करोगे तो भी से होगा, लेकिन फिर कैलकुलेशन आसान नहीं रहेगा। मैंने क्या बोला, कैलकुलेशन आसान रहे। तो x इक्वल टू 2 पुट करो, 2 पुट करोगे तो देखो 3 दूना 6 1 7, ऊपर में कितना आ जाएगा 7। 2 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1 और ये कितना आ जाएगा 3, तो ये कितना आ जाएगा 3। समझ बात आई कि नहीं आई? तो 7/3 इज इक्वल टू a अपॉन 2 पुट करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस बी अपॉन 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस सी अपॉन 1 प्लस डी अपॉन कितना आ जाएगा 3, है कि नहीं। सी की वैल्यू ऑलरेडी पता है 2, तो यहाँ 2 पुट कर दो। डी की ऑलरेडी वैल्यू पता है 1/4, तो ये 1/4 कितना आ जाएगा 1/12, है कि नहीं, आ गया। तब देखो यहाँ से क्या आ गया 7/3, डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो a प्लस बी इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, 7/3 -2 और -1/12, देखो तो आएगा कि नहीं आएगा। फिर एलसीएम ले लो तो 12 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 28 -24 और -1। देखो 28 में 24 गया तो 4, 4 में से 1 गया तो 3/12, तो कितना आ जाएगा 1/4। तो यहाँ से क्या निकल के आया, a प्लस बी की वैल्यू निकल के आया 1/4, और देखो यहाँ से -a प्लस बी की वैल्यू निकल के आया 3/4। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये क्या आ जाएगा 2b इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा हाफ, है कि नहीं। अब a प्लस बी बराबर कितना था 4, 1/4, तो b की वैल्यू हाफ था, तो a बराबर क्या आ जाएगा 1/4 माइनस हाफ, तो a बराबर कितना आ जाएगा, देखो 4, तो ये क्या आ जाएगा 1 -2, तो कितना आ जाएगा -1/4। तो देखो एक आंसर है -1/4, एक आंसर है हाफ, एक आंसर है 4, ये आंसर है 2, यही है कि नहीं, सही है। बताओ आया समझ में सबको, सबको आया समझ में। देखो इस बात का ध्यान रखना कि जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे ना, जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, इस वैल्यू पुट करते में ऐसा वैल्यू चूज करना जो कि नीचे अनडिफाइंड ना करे, पहला चीज याद रखना। दूसरा चीज क्या याद रखेंगे कि ऐसा पुट करेंगे ताकि कैलकुलेशन बहुत आसान रहे, कुछ भी मत पुट कर देना। जैसे मैंने देखो 0 और 2 सोच के पुट किया, बहुत आसान था। समझ में आया सबको, आगे सबको समझ में। यस सर। ओके, एक और करते हैं। अब एक वैसा वाला कर लेते हैं, ax प्लस बी वाला फॉर्म पर जो होता है। चलिए एक और कीजिए। इसको कीजिए 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 इंटू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, इसको करो। अब देखो यहाँ पे ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका d क्या है लेस देन 0, है कि नहीं, d क्या है लेस देन 0, तो करो तो इसको फटाफट। अरे अपॉन में क्या लिखा है? अपॉन में एक फैक्टर के अंदर तो x माइनस 1 है, और एक फैक्टर के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 और फिर उस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके सर।
हाँ जी, आ गया, किसका इसका आ गया? किसका आ गया? हेलो। सर हो गया। ओके, देखो हो गया तो आंसर मैच करो। -1/4 है, 1/4 है, 1/4 है, 5/2 है, और एक 1/4 है। बताओ, सही है ये आया क्या? नो सर। नहीं नो है? सर। कौन सा? सारा डिफरेंट आ रहा है क्या? चलो देखो मैं करता हूँ अब। देखो, हमारे पास क्या है ये, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, a/x-1 प्लस bx/d क्या हो जाएगा जी, x² + 1 और प्लस cx+c dx+e/x² + 1 का होल स्क्वायर। देखो ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? ऐसे लिखेंगे, कल सिखाए थे। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद ये बहुत इजीली आ जाएगा। तो ए निकाल लेते फटाफट, x = 1 पुट करके इसको हटा दो। तो x = 1 पुट करेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, -1, और नीचे में क्या आ जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 4। तो ये क्या आ जाएगा, -1/4। अब यहाँ से सिर्फ ए ही निकल सकता है, बी और सी ये नहीं निकल सकता है। तुम बोलोगे इसका सर हाईएस्ट स्क्वायर वाला निकलेगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ तो एक्स की वैल्यू इमेजिनरी आ जाएगा, है कि नहीं? तो इमेजिनरी वैल्यू पुट करोगे तो निकलेगा जरूर, बट मत निकालो, ठीक है, कोई मतलब नहीं। तो जो हमने वैल्यू चूज करके बोला था पुट करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग इसको निकालेंगे। समझ बात आई? ठीक है, तो ए की वैल्यू पता है मेरे को, तो ए की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ मैं डायरेक्टली। तो -1/4, ये ए की वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब देखो सबसे पहले क्या पुट करेंगे, जीरो। जीरो तो पुट करेंगे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, x = 0 पुट करो। पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर में -3, नीचे में क्या आ जाएगा, -1 × 1। सही है कि नहीं? मेरे को कैलकुलेशन में बताते रहना। ये -1/4 इंटू -1 प्लस जीरो पुट करेंगे तो c/1 प्लस e/1। देखो तो सही लिखाऊं कि नहीं लिखाऊं? सही लिखाऊं? ओके। तो ये माइनस माइनस गया तो ये कितना आ जाएगा, 3। और देखो ये माइनस माइनस गया तो ये इधर आ जाएगा। तो -1/4 = c+e। तो c+e की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, देखो तो 4 × 12 में से गया तो 11/4। देखो पहला इक्वेशन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ये आ गया। ओके, अब हमने जीरो पुट कर दिया। अब सोच के देखो क्या पुट करना बेटर रहेगा, 2 पुट करो, क्योंकि 1 1 1 हो जाएगा। खैर 1 1 तो सिर्फ यही 1 होगा और कोई 1 नहीं होगा। तो 2 पुट करोगे, मत पुट करो 2। 1 और -1 तो पुट करना ही नहीं है, ठीक है। और क्या पुट कर सकते हैं, और आप पुट कर सकते हो इधर जीरो में, इधर मैं जीरो कर दूं तो 3/2 पुट कर सकते हो। ओके, अब पुट कर दो x = 3/2। मैं 3/2 पुट क्यों किया, क्योंकि 3/2 यहाँ पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो मुझे ये और ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? पॉइंट समझ में आया? तो मैंने इसीलिए 3/2 पुट किया। तो ये देखो ऊपर इधर राइट हैंड साइड तो सिंपली जीरो हो जाएगा, तो मेरा इतना टाइम सेव हो गया। अब 3/2 पुट करूंगा तो ये -1/2, 4 × 3/2 - 1। तो 3/2 चलो लिख लेता हूँ, नहीं तो गड़बड़ होने का
चांस होता है, प्लस बी इंटू 3/2 प्लस सी अपॉन 3/2 का होल स्क्वायर, तो 9/4 प्लस 1 प्लस डी इंटू 3/2 प्लस ई अपॉन क्या हो जाएगा जी 3/2 9/4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो सही लिखा हूँ, तो इसको यदि सॉल्व कर दो तो ये क्या आ जाएगा 0 इजकल टू, ये 3 में से 2 गया तो 1, 2 ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा 2 2 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 2 बचा तो 1/2 इंटू ये 2 में से 3 में से 2 गया तो 1, तो कितना आ जाएगा डायरेक्टली 1/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो हाँ है ना, अरे आएगा माइनस का, बिल्कुल माइनस का आ गया, ठीक है। प्लस देखो ये क्या आ जाएगा 3b प्लस 2c अपॉन 2 इंटू ये 9/4 है तो ये 9 4 13 हो जाएगा, 13 और ये 2 हटा के 2 ऊपर कर दो तो ये 6 और ये 4 हो जाएगा, 6b प्लस 4c हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ है ना, सही लिखा हूँ, ठीक है। प्लस 3d प्लस 2e अपॉन ये 4 का स्क्वायर, मतलब पहले तो 13/4 है तो 169 हो जाएगा 13 13, और फिर 4 4 16 ऊपर जाएगा और ये 2 इधर आएगा तो 2 और ये 8, ओके। तो फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा 0 इजक्वल टू -12 प्लस 6b प्लस 4c अपॉन 13 और प्लस देखो 24d, मतलब मैं कुछ ज़्यादा बड़ा ले लिया फिर 8 दूना 16e 0 करने के चक्कर में, और ये 169, देखो तो यही हो जाएगा, अरे सही है ना, ओके। एक इक्वेशन ये हो जाएगा। अब क्योंकि हमें 3 इक्वेशन निकालने हैं तो 2 इक्वेशन मेरे पास आ चुका है, तीसरा इक्वेशन निकालो, चलो अब निकाल दी तो कोई बात नहीं, सही है ना भाई, मिस्टेक नहीं है ना कहीं। अब इसको यदि एलसीएम लेकर के करोगे तो ये क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा, 2 इंटू ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा आ गया यार, ये सोल्यूशन मतलब बहुत बड़ा आ रहा है, कोई मतलब नहीं, छोटा लो कुछ, 0 3/2 के कारण बहुत बड़ा आ गया, चलो अब कुछ और लो, -1 पुट कर लो, कितना -1 नहीं -1 पुट नहीं कर सकता, -1 कर सकते हो, क्यों, क्योंकि -1 पे तो 0 नहीं हो रहा है, तो -1 ठीक है कर सकते हो, फंक्शन तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, x के किसी वैल्यू के लिए ट्रू है, ये स्क्वायर वाला, ये अच्छा ठीक है, चलो -1 क्योंकि 1 का कैलकुलेशन आसान होगा तो -1 पुट कर, तो x इक्वल टू यदि -1 पुट करेंगे तो -1 पुट करेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, देखो -2 -3 अपॉन -2 इंटू 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर 4, 3/4 आएगा सर, ठीक है, इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और इंटू -1 -2, ओके। अब प्लस -1 पुट करेंगे तो -b प्लस सी अपॉन 2 प्लस -d प्लस e अपॉन, और देखो ये 2 2 जब 4 आ जाएगा, देखो तो सही लिखा हो कि नहीं, तो ये कितना आ जाएगा -5 माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 5/8 ये आ रहा है ना जी, सही है ना, 5/8 आएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस गया तो 1/8 आएगा, ठीक है। और प्लस -b प्लस c/2 प्लस -d प्लस e/4, अब 1/8 को इधर ले आओ, तो 1/8 को इधर ले आओगे तो ये क्या आ जाएगा 4/8 है कि नहीं, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 डायरेक्टली लिख दिया मैंने, तो 1/2 इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले लो तो 4, तो -2b प्लस 2c -d प्लस e है कि नहीं, तो 2 से 2 गया तो ये क्या आ गया -2b प्लस 2c -d प्लस e इक्वल टू 2, एक इक्वेशन देखो ये आ गया कि नहीं आ गया, बताओ यार आ गया, अरे सही है ना, ओके। अब ये आ गया, अब क्या पुट करूं,
अब देखो सोच करके, 0 पुट कर दिया, -1 1 पुट नहीं कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 2 ही पुट करना पड़ेगा, है कि नहीं। और तो 3/2 एक पुट कर सकते थे, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स इतना 179 जा रहा है और कॉम्प्लेक्स जाएगा, छोड़ दो। तो 3 पुट करके सॉल्व कर लेते हैं, 2 पुट करके। तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 में से 3 गया तो 1 अपॉन 2 - 1 गया तो 1, और ये 2 2 जब 4 1 5 25, तो 1 बाय, मुझे लगता है बड़ा ही आएगा फालतू, ये आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा जी, -1 अपॉन 4 इंटू 1 प्लस 2b प्लस सी अपॉन 5 प्लस 2d प्लस ई अपॉन 25। सही है कि नहीं। इसको इधर लेके आ जाओ, तो 1/25 और प्लस 1/4 हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 100, ये 4 आएगा, ये 25, 4 29/100, 29/100 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लो तो 25 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 10b प्लस 5c प्लस 2d प्लस ई, तो 25 से 4 जो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो चौथा इक्वेशन आ जाएगा 10b प्लस 5c प्लस 2d प्लस ई इज इक्वल टू 29/4। देखो एक इक्वेशन ये आ गया। अब देखो मेरे पास कितने अननोन है, 1 2 3 4, और मेरे पास कितने इक्वेशन आया, 3, 1 2 3, एक इक्वेशन ये आया, एक इक्वेशन ये आया, और एक इक्वेशन किधर गया, एक और, हाँ ये 3 इक्वेशन आया, ठीक है। तो तुम्हें एक और इक्वेशन लिखना पड़ेगा, समझ गए। अब इसी तरह से एक और इक्वेशन लिख दो और फिर उसमें पुट करके फिर निकाल दो, समझ गए। मान लो कि, ठीक है ना, एक और तुम्हें इक्वेशन लिखना पड़ेगा, बहुत लेंदी हो रहा है, इतना लेंदी पूछेगा नहीं, मैं तो ये तो ये एलसीएम अगर लेके करते हैं ना तो थोड़ा कम लेंदी पड़ता है, इक्वेट करके। सर हाँ डायरेक्ट कर लिए इसलिए ज्यादा लेंदी पड़ रहा है। हो सकता है, ठीक है, इक्वेट करके करने पे माइट बी फिर हमको इजी। वहाँ देखना पड़ रहा है ना सर कि नीचे डिनोमिनेटर 0 ना हो, एलसीएम ले लेंगे तो वो कट जाएगा तो उसकी टेंशन नहीं रहेगी। हाँ देख लेना, ठीक है ना, मतलब ठीक है। अब मेथड तो समझ में आ गया, तो तुम्हें एक और इक्वेशन, हाँ एक और इक्वेशन लिखना पड़ेगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एक और इक्वेशन लिखना पड़ेगा, फिर उन चारों को सॉल्व करके फिर आंसर निकालना पड़ेगा। तो एक तो मेथड ये है, और दूसरा मैंने क्या बोला था, वैसे एलसीएम लेके करोगे तो कभी कभार एलसीएम वाला आसान पड़ता है। तो जैसे इसमें यदि एलसीएम मैं ले लूँ, तो एलसीएम क्या आ जाएगा जी, 2x - 3 इज इक्वल टू, और ये क्या आ जाएगा एलसीएम, -x² प्लस 1, और अपॉन में क्या रहेगा, 4, 4 तो रहेगा ही, क्योंकि 4 को इधर मल्टीप्लाई कर, 4 एलसीएम कर लोगे ना, कर लेंगे। ठीक ठीक। तो देखो इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन, देखो बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, समझ गए, एकदम ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा ऑलवेज, क्योंकि इतना लेंदी क्वेश्चन कभी नहीं पूछने वाला है, ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा। जैसे एक ट्रिकी क्वेश्चन देखो, लेता हूँ बोर्ड पर, जैसे देखो एक सीट का ही क्वेश्चन है, करी तो बहुत आसान है, मैं अपनी तरफ से लेता हूँ, तो सारे आसान है। क्वेश्चन है, x² प्लस 5 अपॉन x² -1 इंटू x² प्लस 2 इंटू x² प्लस 3, इसको इंटीग्रेट करो, ओके, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में कंप्लीट स्प्लिट करो, इसको करो तो
अभी नहीं किया, करके रख दूंगा मैं। सटर, अच्छा आ गया क्या आंसर? अच्छा एक बात बताओ, मैं करता हूँ क्योंकि आप लोग से ना ये क्वेश्चन लेंदी जाएगा। तुम नोटिस करके देखो कि यदि तुम इसमें देखो, तुम यहाँ भी, यहाँ तो चलो x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन हो जाएगा, बट यहाँ देखो क्वाड्रेटिक है, यहाँ देखो क्वाड्रेटिक है, तो कितने अननोन हो जाएगा? जैसे इमेजिन करके देखो, चार, मतलब एक यहाँ से हो जाएगा, दो यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से, दो दो चार, एक पाँच, एक छः, टोटल छः अननोन हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? चलो ये दोनों तो बहुत इजीली निकल जाएगा, फिर ये चार निकालने में देखो, याद करो कितना टाइम लगा था कि नहीं लगा था? ठीक है, तो देखो ये एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपको इतना टाइम नहीं लगने वाला है, ये किसी साल जेई एडवांस का क्वेश्चन है, याद नहीं मुझे। अब ये ट्रिकी कैसे है, तुम ध्यान से देखो, मान के चलो एक बात बताओ कि यहाँ पर मैंने लिखा 2x प्लस वन, और यहाँ लिखा मैंने x माइनस वन और x प्लस वन, सपोज, ठीक है, तो 2x प्लस वन लाने के लिए ऊपर में कितना करना पड़ेगा जी? ये जोड़ना पड़ेगा, x माइनस वन माइनस प्लस, नहीं एक्स स्क्वायर को इसमें टी नहीं पुट कर सकते, ओके, टू टी पुट करोगे, मान लो कि कोई बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर को टी पुट करो, कर दिया तो डी टी क्या आ जाएगा जी? 2x dx, तो 2x dx तो है ही नहीं, 2x है कहाँ आपके पास? यदि ऐसा रहता ना, ऐसा रहता, x रहता ऊपर में, कुछ भी रहता ऐसा कुछ, तब जरूर कर सकते थे, क्योंकि 2x dx है, 4x रहता, मतलब x रहता और कुछ भी रहता, तब आप जरूर कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। ऊपर में क्या है, क्या था ऊपर में जी? एक्स स्क्वायर प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस क्या था? 5। ये समझ गए? तो इसीलिए ये काम नहीं कर सकते आप, समझ गए? क्या कर सकते, ध्यान से देखो, क्योंकि ऊपर में dx के साथ वो वाला टर्म नहीं है, x वाला टर्म, यदि होता तब हो जाता। तो हम क्या कर सकते हैं, मान लेता हूँ, ठीक है, ये 2x ऊपर में x मान लेता हूँ, ठीक है ना, चलो 1 मान लेता हूँ, ठीक है, तो 1 तो हो ही जाएगा, तो 1 क्या आ जाएगा? x माइनस वन और माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, तब तो कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो x x कैंसिल, x प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, ठीक। तो देखो ये ऐसा लिखा हुआ है, देखो ये बैलेंस है, बैलेंस है कि नहीं? ये पार्शियल फ्रैक्शन सही है? बताओ। अब तुम बताओ, इस पार्शियल फ्रैक्शन को मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? y माइनस वन वाई प्लस वन इजकल टू वन बाय वाई माइनस वन माइनस वन बाय वाई, कोई दिक्कत है क्या? बताओ, बात बराबर ही है ना दोनों में, कोई डिफरेंस थोड़ी ना है क्या? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं इसी को बोल दूं, ऐसे लिख दूं, तो बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये भी बिल्कुल सही है, बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब एक्स स्क्वायर के आज यूनिट मान रहे, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बताओ है ना? यस सर। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसको भी यदि एक्स स्क्वायर को आज एक यूनिट सपोज करूँ, तो जब एलसीएम वगैरह लेंगे तो जो जैसे ये है वैसे ही ये है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह एक्स क्यूब पुट कर दो, एक्स क्यूब पुट कर, क्या फर्क पड़ता है? तब भी पार्शियल फ्रैक्शन एक्स क्यूब के टर्म्स में ऐसे ही टूटेगा ना? बताओ हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? यस सर। सबको समझ में आया? ठीक है, अब हम इसमें यही करने जा रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं ऐसे, t प्लस फाइव अपॉन टी माइनस वन, टी प्लस टू, टी प्लस थ्री, और इंटू यहाँ डी टी, ठीक है, क्योंकि मैं एक्स स्क्वायर को टी माना हूँ
और एक्स स्क्वायर को टी इस तरह से माना हो, ना कि एक्स स्क्वायर को टी इस तरह से कि डी टी बराबर 2x dx, इस तरह से नहीं माना हूँ मैं, ऐसे माना हूँ। समझ गए, दोनों में डिफरेंस है। तो डी टी तो हटा ही दो फिलहाल, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं इस पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहा हूँ, देखना कैसे होगा। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो बताना जरा मुझे क्या निकल के आएगा वैल्यू। निकालोगे सब लोग? रुको मेरे पास है वैल्यू। तो क्या था वैल्यू? इसका वैल्यू जो मेरे को निकल रहा है, ठीक है, वो आपका ये निकल रहा है। देखो आप लोग निकाल लोगे ना ये वैल्यू, भाई ये निकाल लोगे ना सब लोग। 6/12 यानी a की जो वैल्यू निकल के आएगा 6/12, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और -3 एक बार निकालना पड़ेगा क्या, एक बार निकाल ही लो यार, ठीक है ना, मतलब नहीं बनता। देखो a क्या हो जाएगा जी, t-1 प्लस b क्या हो जाएगा जी, t+2 प्लस c क्या हो जाएगा, t+3। देखो तो सही किया हो ना, पता है ना, ठीक है। अब a वाला वैल्यू निकालना है, तो a कितना निकलेगा, t = 1 पुट करो, तो हटा दो इसको, 1 पुट करो तो ऊपर में कितना आएगा 6, नीचे में कितना आएगा 3 × 4, सही है ना। तो 2 2 कितना आ जाएगा 1/2, 1/3 ना जी, 2 गया 1/3 ना, 3 से 2 जा गया, ये 3 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 4, तो 2 यहाँ बच जाएगा और फिर 3 2 अच्छा सही बोले 1/2, तो 1/2 ही आएगा। ओके, तो 1/2 आ गया, सही बोले। b निकालता हूँ, b निकालूंगा, t = -2 हटा दो इधर से, -2 + 5 कितना आ जाएगा 3 अपॉन -2 - 1 कितना आ जाएगा -3 इंटू -2 + 3 कितना आ जाएगा +1, 3 3 गया तो -1, ठीक है। c t = -3 हटा दो इसको, -3 + 2 2 -3 - 1 -4 -3 + 1 -1, ओके, माइनस माइनस गया 2 2 गया तो 1/2। तो अब तुम देखो, नोटिस करके देखो कि ये पूरा जो है, ठीक है, ये जो पूरा है ये मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया x² + 5 अपॉन x² - 1 इंटू x² + 2 इंटू x² + 3 इज इक्वल टू, देखो a क्या था मेरा, a क्या था हाफ, तो ये 1/2 इंटू x² - 1 प्लस b क्या था, माइनस कर दो, b क्या था 1, तो 1 क्या आ जाएगा x² + 2, c क्या था मेरा, c क्या था प्लस हाफ, तो 1/2 इंटू x² + 3। बताओ देखो ये कंप्लीट चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोलो हाँ है ना, लिख सकता हूँ। अब देखो इसको इंटीग्रेट कर दो, अब इसको इंटीग्रेट करो, अब इंटीग्रेट करोगे तो हाफ कॉमन ले लोगे, तो 1/a² - x² x² वाला फॉर्म 9 फॉर्मूलाज याद करो, अरे याद करो 9 फॉर्मूलाज कल बताए थे, तो उस वाले से इंटीग्रेट करके फटाफट लिख देंगे। फिर x² + 2 √2 का होल स्क्वायर, फिर इसमें 9 फॉर्मूलाज है कि नहीं, फिर x² + √3 का होल स्क्वायर, फिर इसमें 9 फॉर्मूलाज, फटाफट आंसर आ गया कि नहीं आ गया, बोलो आया ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो तुम देखो ये जे एडवांस का किस साल का क्वेश्चन है, तुम नोटिस करके देखो कि क्वेश्चन कितना लेंदी लग रहा था, ठीक है, बट एक्चुअल में है नहीं, ठीक है। ये इस मेथड से ये फटाफट निकल जाएगा और फटाफट आ गया, तो ये फॉर्मूला याद है तो एकदम फटाफट आंसर आ गया। हाँ आंसर, आंसर अब इसको सॉल्व कर लेना, यही है, अब मेरे पास आंसर नहीं है बट इसको टी पुट करके किया था तो यही आया। अरे टी पुट करेगी तुम तो टी ऐसे टी पुट किया है क्या, कि ऐसे टी पुट किया जैसे मैंने किया है, ऐसे ऐसे तो टी, हाँ फिर ऐसे नहीं कर, ऐसे किया है 2x dx करके, नो सर, तो मेरे को आपने टी पुट किया ना, नीचे जैसे मैंने किया वैसे किया है ना, यस सर। हाँ तो फिर आएगा आंसर बिल्कुल। ऐसे टी पुट मत करना, क्योंकि ऐसे टी पुट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए 2x dx चाहिए,
और ये मेरे पास नहीं है, और इसमें रूट टी करने जाओ तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझ गए? तो ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे करना बेवकूफ़ी है, मतलब नहीं बनेगा, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। आई होप समझ में आया कि नहीं आया इस क्वेश्चन का ट्रिक। देखो यस। क्वेश्चन कभी भी लेंदी नहीं पूछेगा, कभी भी लेंदी नहीं पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा, ट्रिकी पूछेगा। ओके, क्वेश्चन लेंदी नहीं पूछेगा, ट्रिकी पूछेगा, हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन से पूछा तो। और इजी तो पूछेगा नहीं, इजी पूछेगा तो बढ़िया, कोई मतलब ही नहीं। कभी भी इजी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, इजी क्वेश्चन आएगा आपका लॉस है। क्वेश्चन एटलीस्ट मॉडरेट लेवल का आना चाहिए। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आएगा, कोई नहीं 10 ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन देखो कंपटीशन ना रिलेटिव होता है, समझ गए? कंपटीशन रिलेटिव है कि आपको दूसरे को पीछे करना है, ठीक है? आपको दूसरे को पीछे करना है। तो इसीलिए क्वेश्चन टफ पूछेगा, मतलब मॉडरेट पूछेगा ना, तब फायदा होगा आपको। उतना भी टफ पूछे नहीं कि आपसे हो ही ना, एक्स की कोई भी क्वेश्चन, एक्स क्यू प्लस 2x, इसमें लगा तो दिमाग। सबको क्वेश्चन सबको दिख गया? सर वो ऊपर एक्स क्यूब प्लस 2x है क्या? यार कोई तो बोलो यार। क्वेश्चन बोलना है।
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। नहीं। हेलो, अब आ रहा है क्या? अरे अब आ रहा है क्या मेरा वॉइस? यस सर। यस सर। ठीक। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने क्या बोला कि जब भी आप देखने में कितना लेंदी लग रहा है, ठीक है, कि ऊपर में एक्स क्यूब है नीचे में है, ऐसे करने जाओगे तो कर रहे हैं। 4 दिन कर रहे हैं। कितना मिनट और दें? चलो 2 मिनट और दिया, करो। अच्छा, 6 तारीख कल जो टेस्ट है, तैयारी कर लिया सब लोग? रिवीजन टेस्ट है कल वाला में मार्क्स गड़बड़ नहीं आना चाहिए। ओके, कल वाले टेस्ट में खराब मार्क्स नहीं आना चाहिए। और सब लोग यकीन मानो सही से आप रिवीजन करके दोगे ना, मार्क्स आ जाएगा। लास्ट टेस्ट में याद करो, मैंने दिखाया था, कोई टफ क्वेश्चन तो था नहीं। कल अलजेब्रा का है ना, अलजेब्रा 3D वेक्टर है ना? यस सर। यस। ओके, थोड़ा रिवीजन करके कर लिए होंगे ना तो पक्का मार्क्स आ जाएगा। अब रिवीजन ही नहीं किए होंगे, रिवीजन का नहीं किए होंगे तो फिर नहीं आएगा। तो वैल्यूज क्या आ रही है? वैल्यूज मेरे पास है क्या? वैल्यूज तो नहीं है, ठीक है। चलो मैं कर देता हूँ, जिन लोगों का आ गया ठीक है, नहीं तो जो लोग ऐसे किए हो उसके बाद तो करने आएगा ही, गारंटी है। देखो तुम ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन बहुत टफ लगेगा डायरेक्टली। थोड़ा सा मैंने क्या बोला था कि इंटीग्रेशन को ना बिना सोचे कलम मत चलाना, पेन मत चलाना, ठीक है। सोच के देखो, यदि मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, एक्स कॉमन ले लो और एक्स डी एक्स यहाँ लिख दिया, ऊपर में क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2, और नीचे में क्या हो जाएगा देखो तो ध्यान से, एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर +1 और एक्स स्क्वायर +4। अब तुम नोटिस करके देखो कि एक्स स्क्वायर को मैं टी सपोज करूंगा तो यहाँ पर देखो तो 2x dx है कि नहीं है, प्रेजेंट है। यस सर। अब ये dt बराबर 2x तो dt/2 हो जाएगा x dx, तो 1/2 ले लो, और इधर क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, t+2, नीचे में क्या हो जाएगा t-1, t+1, t+4। अब देखो तो, अब इस क्वेश्चन को, इसको कौन पार्शियल फ्रैक्शन कर लोगे? यस। कौन है? अब करके फिर लास्ट में पुट कर देना, हो गया आंसर। इतना ही क्वेश्चन था। ये भी किसी साल का क्वेश्चन है, किसी जे मेन जे एडवांस का। समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे ना? कर लोगे सब लोग? तो देखो देखो आपको एग्जाम में ना पहचानना पड़ेगा। देखो आपको देखना कितने सारे मैं मेथड दूंगा, बहुत सारे मेथड। अभी अभी हम लोग का क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, अलजेब्रिक इंटीग्रल्स है ना, अलजेब्रिक इंटीग्रल्स चल रहा है, ठीक है ना। अलजेब्रिक इंटीग्रल्स में क्या क्या पढ़ा है? अभी हमारा चल रहा है अलजेब्रिक इंटीग्रल्स, यानी मेथड टू इवेल्युएट अलजेब्रिक इंटीग्रल्स, ये वाला टॉपिक चल रहा है, ठीक है ना। जिसमें पहला टाइप 1, किस तरह का टाइप 1 कराया? 9 फॉर्मूलाज, ठीक है ना। टाइप 1 किस टाइप का क्वेश्चन होगा अलजेब्रिक इंटीग्रल में? 9 फॉर्मूलाज के टाइप पे, जो 9 फॉर्मूलाज कल बताया था, तो 9 फॉर्मूलाज में से कोई भी आ सकता है, समझ गए। टाइप 1 था ये क्वेश्चन। टाइप 2 में क्या था? पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड। तो ये टाइप 1 टाइप 2 इस तरह से ना, मतलब ढेर सारा टाइप निकल के आएगा अलजेब्रिक में ही, कुछ नहीं तो 8-9 टाइप, कम से कम 9-10 टाइप, 9 टाइप तो पक्के हैं जहां तक मुझे याद है, 9-10 टाइप। और ये टाइप हमने मतलब जो बनाए हैं वो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ओके, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये क्या है, हमने अपने एक्सपीरियंस से ये अलग अलग निकाले कि आपको ऐसा दिखे। क्योंकि देखो जब क्वेश्चन दिखेगा, आपको कुछ नहीं है तो यकीन मानो 9 टाइप तो मैं ये दूंगा, ठीक है, 9 तो ये हो गया,
सब्सटीट्यूशन 10 हो गया, बाय पार्ट्स 11 हो गया, ठीक है, बेसिक मैनिपुलेशन तो है ही वो, और कम से कम 6-7 आपको ट्रिगोनोमेट्री का मिलेगा, कितना हो गया 19 हो गया, और 1-2 इधर उधर का भी मिलेगा बाय पार्ट्स का, ठीक है, वो फोर्सिंग बाय पार्ट्स वगैरह, ठीक है। तो कम से कम ये मिला के कम से कम 20-22 मेथड हो जाएगा। अब सोचो कि 20-22 मेथड में से कौन सा मेथड अप्लाई होगा, ये सोचना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है, और वो तभी आएगा जब प्रैक्टिस करोगे आप, समझ गए, तभी आएगा। तो मेरा यही कहना है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर चैप्टर से जो भी टॉपिक आपको थोड़ा सा लगे कि वीक है, जैसे 9 फार्मूलाज वाला नहीं हो रहा है आपसे, तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्योंकि सीट में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके जो 12th वाला बुक है ना उससे प्रैक्टिस कर लेना। पार्सल फ्रैक्शन यदि आ गया वेरी गुड, नहीं है वैसे सीट से पार्सल फ्रैक्शन आ जाएगा, समझ, 9 फार्मूलाज में दिक्कत हो सकता है बट पार्सल फ्रैक्शन, और रिमेनिंग जितना मैं कराऊंगा रिमेनिंग सीट से हो जाएगा। सिर्फ 9 फार्मूलाज वाला मुझे लग रहा है कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है सीट में भी, और कोई कराएगा भी नहीं 13th में, तो माइट भी उसकी ज़रूरत पड़े, समझ गए। तो मेरा ये कहना ये, लेकिन ये सारे मेथड याद रखोगे ना तो फटाफट फटाफट क्वेश्चन होगा। ओके, तो देखो ये अलजेब्रिक इंटीग्रल्स है, 9 फार्मूलाज वाला पहला टैप है, दूसरा टैप पार्शियल फ्रैक्शन है, अब तीसरा टैप लिखो, थर्ड टाइप नंबर थर्ड। देखो ध्यान से कि यदि L1 अपॉन L2 रहे, L1 मतलब लीनियर, लीनियर अपॉन लीनियर रहे, ठीक है, लीनियर अपॉन लीनियर का रूट रहे, और लीनियर इंटू लीनियर का रूट, ओके, इन तीनों में से कोई भी रहेगा, ठीक है ना, इन तीनों में से या तो ऐसा फॉर्म हो, या तो ऐसा फॉर्म हो, या तो ऐसा फॉर्म, मतलब क्या, लीनियर इंटू लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन अंडर रूट लीनियर, लीनियर इंटू अंडर रूट लीनियर, यदि इस तरह का कोई भी फॉर्म रहेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि L1 को क्या सपोज करेंगे के L2, ठीक है, के L2 प्लस K2, के L2 प्लस K2, L1 को क्या करेंगे ऐसे स्प्लिट करेंगे, ठीक है, कि L1 को के L2 प्लस K1 L2 प्लस K2 के फॉर्म में लिख देंगे। अब तुम नोटिस करके देखो, यदि मैं L2 से इसको डिवाइड करूंगा, L2 से यदि ये डिवाइड होगा, ठीक है, L1 अपॉन L2 है, तो L2 से जब ये डिवाइड होगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो L2 L2 कैंसिल, तो ये K1 अब प्लस K2 अपॉन L2, तो ये इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा कि नहीं, ये इजिली हो जाएगा, ये इजिली हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो है ना, ये तो लॉग के फॉर्म में आ जाएगा, सही बात है। यदि L1 अपॉन रूट L2 होगा, मान लो कि के L1 L2 अपॉन रूट L2 होगा, तो रूट L2 और प्लस K2 अपॉन L2, तो ये इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा, और ये पावर हाफ है, ये पावर 1 है, तो आप ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, फिर उसका इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, हो जाएगा। यस सर। सिमिलरली यदि L1 इंटू रूट L2 रहेगा, और L1 को मैंने के L2 प्लस K2 लिख दिया, तो के L2 प्लस K2 और इंटू L2 का रूट रहेगा, तो ये रूट इसके साथ क्लब हो जाएगा, तो के L2 के पावर कितना हो जाएगा, 3/2 और प्लस K2 रूट L2, तो ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दोनों हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ बात है। तो लॉजिक समझ में आया कि जब भी इन तीनों में से कोई भी फॉर्म रहे, तो हम उसको जो L1 है ना उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, K1 मतलब एक कांस्टेंट L2 प्लस K2 के फॉर्म में लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आया सबको, अरे आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो, आ गया तो फटाफट इस क्वेश्चन करके बताओ। 3x प्लस 4 अपॉन 5x प्लस 7 इंटू dx, इसको करके बताओ।
आ गया क्या? हेलो, आया किसी का? सर हो गया। ओके, आंसर क्या है? आंसर 1 मिनट बता रहे देखिए आंसर है आंसर है 3/5x माइनस 1/5 1/25 ln 5x प्लस 7 का मॉड है। आया आंसर ये? बताओ मुझे करने की जरूरत है? करूं क्या? हेलो, ठीक। देखिए हमने क्या बोला था कि L1 को, L1 क्या है मेरे पास 3x प्लस 4, L1 को L2 के फॉर्म में लिखो तो K1 L2 क्या है मेरे पास 5x प्लस 7, 5x प्लस 7 और प्लस क्या आ जाएगा K2, है कि नहीं? ये अब यहाँ से क्या करो K1 K2 निकाल दो, K1 K2 निकाल दो यहाँ से। तो देखो x वाला टर्म क्या आ जाएगा इसके साथ होगा, तो तुम नोटिस कर दे K1 बराबर क्या आ जाएगा, K1 बराबर क्या आ जाएगा 5K1 तो 3/5। ओके, फिर देखो तुम K2 तो 7K1 प्लस K2 इक्वल टू क्या है 4, है कि नहीं? 7K1 और प्लस K2 इक्वल टू 4 है। K1 की वैल्यू रख दो तो 721/5 प्लस K2 इक्वल टू 4, तो K2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 माइनस 21/5, तो कितना आ जाएगा 20 में से 21 गया तो क्या आएगा -1/5। बताओ सही लिखाऊं कि नहीं लिखाऊं? सही लिखाऊं? ठीक है। Yes, sir. तो अब देखो 3x प्लस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तुम ध्यान से देखो K1, तो K1 की वैल्यू क्या निकाला मैंने 3/5, तो 3/5 इंटू क्या आ जाएगा 5x प्लस 7 और प्लस K2 कितना निकाला हूँ मैं -1/5, तो -1/5। ठीक है, तो देखो 3x प्लस 4 को मैं ये लिख सकता हूँ, है कि नहीं? बोलो हाँ या ना भाई, 3x प्लस 4 को ये लिख सकता हूँ, तो K1 की वैल्यू पुट कर दो। नेट चला जा रहा है आज। हेलो, आवाज आ रहा है क्या?
हेलो, आवाज आ रहा है? Yes, sir. पता नहीं आज नेट जा रहा है बार बार, पहले भी चला गया तो फिर से चला गया। चलिए देखिए, तो ये लिख दिया। अब देखो ये क्या लिख दिया, ये और दिस अपॉन क्या आ जाएगा 5x+7, और अब इसी का इंटीग्रेट करना है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अब न्यूमरेटर को स्प्लिट करोगे तो देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3/5 इंटू डी एक्स, अब -1/5 1/5x+7 का इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सबको पता है, ln 5x+7, और ये 5 है तो 1/5 नीचे आ जाएगा, और ये 1/5 था तो 25, और इसका ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो आया समझ में? ठीक है, तो देखो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन होगा तो कर लोगे ना, प्रैक्टिस करा, बुक में है, बुकलेट में कर लेना। अब इस फॉर्म पे भी होगा, इस फॉर्म पे होगा, कर लोगे ना क्वेश्चन? अरे कर लोगे ना? ठीक है, तो चलो अगला टाइप करते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है इसमें, एक करा दिया काफ़ी है। सीट में है क्वेश्चन तो सीट में देख लेना है क्वेश्चन ऐसा, तो वहाँ से आप और प्रैक्टिस कर लेना। कुछ नहीं करना है, K1 K2 की वैल्यू निकालना है बस, तो ये नॉर्मल चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइप नंबर 4 कितना नंबर होगा टाइप? 2 3 4 नंबर है कि नहीं? Yes. क्यों? इसमें क्या रहेगा देखो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ओके, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक मतलब अंडर रूट क्यू, और लीनियर इंटू अंडर रूट क्यू। ठीक है, ये तीनों में से कोई एक फॉर्म होगा, समझ गए? इन तीनों में से कोई एक फॉर्म होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, ध्यान देना कि लीनियर, ठीक है, ये जो लीनियर है इस लीनियर को क्या करेंगे, K1 इंटू क्यू डैश, मतलब इसका डिफरेंशिएशन, मतलब क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन, और प्लस K2। लीनियर को मैं क्या करूँगा, क्योंकि क्यू डैश हमेशा क्या होगा, लीनियर आएगा, और K2 एक कांस्टेंट आएगा, तो बेशक इस लीनियर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, गारंटी। ठीक है, अब तुम नोटिस करके देखो कि यदि लीनियर अपॉन क्यू होगा, तो लीनियर अपॉन क्यू होगा तो क्या होगा, K1 इंटू क्यू डैश प्लस K2 अपॉन क्यू, ऐसे आएगा कि नहीं फॉर्म? और ऐसे आएगा तो क्या आ जाएगा, K1 इंटू क्यू डैश अपॉन क्यू और प्लस K2 अपॉन क्यू। ओके, अब यदि इसको इंटीग्रेट करोगे तो नीचे सब्सटीट्यूशन से इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। और ये वाला कैसे इंटीग्रेट होगा जी, कैसे इंटीग्रेट होगा, ये वाला कैसे इंटीग्रेट होगा, क्योंकि ऊपर में तो कांस्टेंट है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो वो जो 9 फॉर्मूला, वो जो 9 पर, हाँ 9 फॉर्मूलाज था उस 9 फॉर्मूलाज से होगा। समझ बात आई कि नहीं आई? सिमिलरली एल अपॉन रूट क्यू होगा, तो रूट क्यू होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट क्यू, और यहाँ क्या आ जाएगा, तो ये भी 9 फॉर्मूला से जाएगा, और इसका सब्सटीट्यूशन करेंगे तो ऊपर प्रेजेंट है। और L1 इंटू रूट क्यू होगा तो तुम नोटिस करके देखो, रूट क्यू हो जाएगा, यहाँ रूट क्यू हो जाएगा, तो ये 9 फॉर्मूला से जाएगा, और ये इसका सब्सटीट्यूशन करोगे तो यहाँ डैश प्रेजेंट है, तो इजीली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो समझ में आया कि ऐसा वाला होगा तो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना, कर लोगे? अरे कर लोगे ना ऐसा वाला क्वेश्चन? चलो Yes, sir. एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। 3x+5 अपॉन x² + 4x - 9 इंटू, करो तो इसको।
आ गया आंसर? Yes, sir. हाँ जी, सबका आ गया, जल्दी बोलो। बताओ आ गया क्या, आगे बढ़े? आ गया क्या आंसर? सर जुड़ेस का मतलब सबका डिफरेंस हाँ हाँ, अरे देखो एक क्वेश्चन कर देता हूँ। देखो 3x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमने क्या बोला? k1 वन इंटू क्यू डैश, तो k1 हो गया, और q डैश मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जी? देखो 2x प्लस 4, प्लस 4। ओके, और क्या हो जाएगा? प्लस k2, ओके। तो अब यहाँ से k1 k2 की वैल्यू निकाल दो, तो k1 की वैल्यू देखो यहाँ से निकलेगा, तो k1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो 3/2, 3/2 और k2 क्या निकलेगा जी? देखो k1 4k1, माइनस 1 बिल्कुल k2 बराबर क्या आ जाएगा? 4k1 प्लस 5, तो क्या आ जाएगा? k2 बराबर माइनस 1 माइनस 1 जो भी आएगा, तुम लोग मैं मान लिया, तुम लोग जो बोल रहे सही बोल रहे हो। तो अब देखो 3x प्लस 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो, 3x प्लस 5 को मैं लिख सकता हूँ k1, तो k1 मतलब 3/2 इंटू 2x प्लस 4 प्लस k2 मतलब -1 अपॉन क्या हो जाएगा जी? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 इंटू डी एक्स। बताओ ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो हाँ या ना। अब न्यूमरेटर को यदि मैं स्प्लिट करूँ तो क्या बन जाएगा? 3/2 इंटू 2x प्लस 4, x प्लस और नीचे में क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 इंटू डी एक्स, और माइनस 1 अपॉन अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इंटू डी। अब बताओ यदि इसको t सपोज करोगे तो ऊपर में dt प्रेजेंट है कि नहीं? अरे है कि नहीं? बताओ ये क्या है? सर dt प्रेजेंट है, t dt, अरे प्रेजेंट है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। यस सर अब हो गया, तो ये dt अपॉन टी क्या हो जाएगा? log t, तो ये इजीली हो जाएगा, और ये 9 फॉर्म वाला से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये बात बताया था, हो जाएगा? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर ओके, यस सर तो आई होप समझ में आ गया। अब क्वेश्चन कराने का मतलब नहीं है फालतू का टाइम खराब होगा, तो कोई मतलब नहीं। आपको आइडिया लग गया ना कैसे होगा ये? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। आइडिया लग गया? यस सर ठीक, यस सर तो ये टाइप 4 था। टाइप 5 Q1 अपॉन Q2 कॉमा Q अपन रूट Q2। अच्छा देखो एक बात बताता हूँ, ठीक है, कि अप्रॉक्सीमेटली तुम नोटिस करके देखो, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया या केमिस्ट्री हो गया, सभी में अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंट सिलेबस हो गया होगा? 70% हो गया मेरे ख्याल से, है कि नहीं? यस ज़्यादा हो गया। हाँ, अप्रॉक्सीमेटली, हाँ मिनिमम 70% तो गारंटी अप्रॉक्सीमेटली सभी में हो गया। देखो पेपर है 1 महीने बाद, समझ गए? बिल्कुल। तुम नोटिस करके, तुम सोच करके देखो कि 70% सिलेबस हो गया, और 70% में तुमने यदि 50% भी अपना परफॉर्मेंस ले आया करेक्टली, यानी 50% भी मार्क्स ले आया, तो ये मार्क्स कितना होता है? 150 मार्क्स होता है, ठीक है। और यदि 150 मार्क्स आ गया तो समझो मतलब ठीक है, सेफ जोन में। वैसे 160 बहुत अच्छा मार्क्स नहीं माना जाता है, वन मतलब 165 से 180 वेरी गुड मार्क्स माना जाता है आउट ऑफ 300। बट 150 भी आ गया ना तो वेरी मतलब आपका NIT कंफर्म है, समझ गए? ठीक है, चाहे आप जनरल हो, SC हो, ST हो। हाँ, जनरल, अब मेरे ख्याल से सभी लोग वो भी मतलब EWS में से बिलोंग करते हो ना। जनरल में कौन करते? EWS में होगी ना सब लोग। हाँ, तो EWS और OBC मान के चलो बराबर ही कट ऑफ जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे।
तो 150 मतलब मान के चलो सभी बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, एससी एसटी, यदि 150 मार्क्स आ गया ना तो आपके एनआईटी में एक सीट कंफर्म है, गारंटी। ठीक है, तो देखो सिलेबस 100% करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि जितना आप सिलेबस कर रखे हो उसमें परफॉर्मेंस ला। समझ बात है? यदि आप इसमें परफॉर्मेंस नहीं ला पाए ना, ठीक है, तो मतलब सिलेबस पूरा करने के चक्कर में बच्चे लोग कभी कभार क्या होता है, परफॉर्मेंस नहीं लाता है। अब इस बार 4 नहीं है, इस बार 2 ही है, एक में चूक गए ना तो दूसरे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, और इतना स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है, कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी। क्यों? देखो परफॉर्मेंस जो है ना, मार्क्स जो है ना, टोटली डिपेंड, जितना सिलेबस कंप्लीट करने पे डिपेंड करता है उससे कहीं ज़्यादा डिपेंड करता है कि एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसा है था, क्या स्ट्रेसफुल परफॉर्मेंस दिए, क्या दिए नहीं, ये बहुत मैटर करता है। हमने देखा है कि बच्चा क्लास में बहुत अच्छे सिलेबस किया, बहुत अच्छा टेस्ट में रिजल्ट था, सब कुछ था, स्टिल वो बच्चा लैग कर गया। रीजन एक ही था कि वहाँ जाके परफॉर्मेंस नहीं ला पाए। तो परफॉर्मेंस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तुम लोग नोटिस करो, एक बार टेस्ट देते हो, टेस्ट में मार्क्स खराब आ जाता है, तुम लोग एकदम कॉमा में चले जाते हो, अरे यार मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, फलाना ठिकाना दिसता है। ठीक है, जैसे ही 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, आप लोग मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, दुनिया में मेरे से घटिया इंसान कोई है ही नहीं, मैं तो पढ़ती ही नहीं हूँ, फलाना, मतलब खुद को एकदम गिल्टी फील। नहीं, ये सब दिमाग से निकालो, ये सब जितने भी निगेटिव थॉट्स आता है ना, ये सब दिमाग से निकालो। सिर्फ और सिर्फ ये देखो, ठीक है, इतना देखो क्या कि भाई ठीक है मेरा मार्क्स नहीं आया ना, अब क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों पर फोकस करो कि क्यों नहीं आया, और जितना क्यों पर फोकस करके उन क्यों को दूर कर सकते हो। मतलब पता लगा क्या, चलो मैथ्स में ना मेरे को इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं आता है, उस टॉपिक का क्वेश्चन निकाला, फटाफट प्रैक्टिस कर लिया, आपके पास देखो सीट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यकीन मानो मेजोरिटी परसेंट इन्हीं दोनों जगह से क्वेश्चन मिलेगा आपको। फिर भी इन दोनों जगह से नहीं मिलेगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर इस टाइप का क्वेश्चन मेरे से नहीं होता है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन मेरे को निकाल के दे दो आप, मैं उसको निकाल के दे दूंगा आपको, और उसको प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इट। समझ बात है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निगेटिव थॉट्स को हटाना और अपनी वीकनेस को धीरे 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 क्लियर करना, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ गए? और यदि आपका ये नहीं हुआ तो आप कितनी भी तैयारी कर लो ना, ठीक है, मैंने देखा है, ठीक है, टेस्ट में टॉपर रहा है बच्चा, मतलब कोई गेस नहीं कर, मतलब लास्ट ईयर मैंने देखा कि टेस्ट में एकदम जबरदस्त मार्क्स ला रहा है, कभी भी किसी भी टेस्ट में 190 200 से कम आता ही नहीं था। ठीक है, लास्ट ईयर उस बच्ची का आया कितना, 145, और 200 मतलब कभी भी, मतलब 200 मतलब 190 से उसका कभी मार्क्स कमाए नहीं, 200 190 से लेके 280 तक मार्क्स उसका जाता था, लेकिन फाइनली उसका आया कितना, 145। चलो कॉलेज तो मिल गया उसको, लेकिन जस्ट इमेजिन करो उस बच्चे ने क्या किया। रीजन एक ही है कि उसने अपना सारा नेगेटिव थॉट्स हटाया नहीं, ठीक है, जाके परफॉर्मेंस बेकार कर लिया, पहला रीजन। दूसरा रीजन कि एटलीस्ट जितना सिलेबस हो उस पर फोकस करके उसको श्योर करना, और इस बार करना बहुत जरूरी है। पिछले साल 4 बार था, इस बार 2 ही बार है। मान लो पहली बार में चूक गए ना, तो दूसरी बार में आपके पास इतना स्ट्रेस होगा कि पेपर देना कठिन काम हो जाएगा। समझ गए? सब तरफ से स्ट्रेस होगा, टीचर बोलेगा, क्या बोलते हैं यहाँ निधि मैम बोलेगी, क्या बोलते हैं घर वाले बोलेंगे, फलाना, मतलब इतना स्ट्रेस होगा पूछो मत। तो इस बात को समझो कि पहले अटेम्प्ट में आपका जितना सिलेबस हो रखा है, ठीक है ना, अभी तक में मान लो 1 मंथ है अभी भी, ठीक है, अभी तक में जितना सिलेबस हो रखा है उसमें परफॉर्मेंस लाओ। उसमें परफॉर्मेंस कैसे है कि ध्यान दो, आपको क्या करना है कि हर तीसरे दिन, थर्ड डे, देखो टोटल कितने डे है आज, कौन सा क्या डेट है, 4 है, ठीक है, तो लगभग कितने दिन हो गया जी, 16 तारीख से एग्जाम है ना, 5 है, तो कितने दिन हो गया, 16, तो 11 दिन उधर हो गया और 26 दिन इधर हो गया, 37 डेज है अप्रॉक्सीमेटली, 36 मान लेता हूँ। इस 36 में दिमाग लगाओ कि 9 पेपर एटलीस्ट खुद से अटेम्प्ट करो। मैं बताता हूँ परफॉर्मेंस कैसे आया, कितना भी सिलेबस कर लो, यहाँ टेस्ट में मार्क्स लो, डजंट मैटर, ठीक है, ये सब कुछ नहीं, 9 पेपर एटलीस्ट अटेम्प्ट करो। अब 9 पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे, जैसे देखो पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, ठीक है, इस 3 दिन में टारगेट करना कि मेरे को कितना सिलेबस रिवीजन करना है,
मैंने बताया था रिवीजन का स्ट्रेटजी, ठीक है। 3 दिन में कितना सिलेबस रिवीजन करना है, उतने ही सिलेबस रिवीजन करके एनटीए अभ्यास का आता है ना पेपर, एनटीए अभ्यास, ABHAYS, यस सर। एनटीए अभ्यास का पेपर दो, समझ गए। एनटीए अभ्यास का एकदम बहुत अच्छे कलेक्शन है क्वेश्चन का भी, और अच्छा पेपर है, ठीक है। उसके टेस्ट दो, समझ बात है। उसके टेस्ट देने के बाद आप उतने ही एनालिसिस करना, उतने ही क्वेश्चन को एनालिसिस करना जो चैप्टर आप रिवीजन कर रखे हो। जो चैप्टर का रिवीजन नहीं कर रखे हो उन क्वेश्चंस को एनालिसिस नहीं करना, समझ बात है। सिर्फ उन क्वेश्चन का एनालिसिस करो जिसके आपको आपने सिलेबस कर रखा, और उनमें क्या किस किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आया, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ। और ऐसा नहीं कि वहां पर वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, नहीं, वहां पर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, पॉइंट समझ रहे हो। लेकिन एनालिसिस करते वक्त में हम जो सिलेबस रिवीजन कर रखे हैं उतने को एनालिसिस करेंगे, उसमें से वीकनेस निकाल लेंगे, और फिर वीकनेस के लिए अलग टाइम रख देंगे, रिवीजन टाइम में से वीकनेस वाला टाइम अलग रख देंगे, और उस वीकनेस टाइम में उस वीकनेस को हटाएंगे। आप यदि ये 9 पेपर भी अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, मतलब 10 पेपर आप अटेम्प्ट कर लिया, और दिल से अटेम्प्ट करना, ऐसे नहीं कि बैठना। 3 आवर्स लगेगा, आप 4 दिन में आराम से 3 घंटे एक पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। यदि जिसने ये काम कर लिया ना, मैं लिख के देता हूँ, परफॉर्मेंस ले आएगी, ठीक है, लिख के देता हूँ आज ही, परफॉर्मेंस ले आएगी। और उसका मार्क्स जो है ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ, चाहे SC हो या SC ST हो या OBC, 90 से लेके 180 के बीच में वैरी करेगा, गारंटी बोलता हूँ, समझ बात है। और ये 90 से 180 में आपका एक चीज इंश्योर हो गया, क्या इंश्योर हो गया, कि आप JEE एडवांस के लिए एटलीस्ट क्वालिफाई गारंटी कर जाओगे। और यदि जो SC ST में है उसको तो NIT कंफर्म हो गया, यदि 90 मार्क्स भी आए तो, समझ बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग क्या करोगे, ये काम नहीं करोगे, तुम लोग क्या करोगे, एग्जाम पेपर नहीं दोगे, रिवीजन तो करोगे बट पेपर नहीं दोगे। देखो, रिवीजन करने के बाद पेपर देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेपर देने से क्या होता है, जब पेपर आप फुल टेस्ट देते हो ना, तो पूरी सिलेबस का डिवीजन दिमाग में चलता है, मतलब जो भी क्वेश्चन आप देखोगे तो आपके दिमाग में वो कंसेप्ट आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा, वही तो रिवीजन हो गया, समझ बात है। वो कंसेप्ट ऑटोमेटिकली आएगा, जैसे नहीं आएगा तो आपको दिख जाएगा, यार ये वाला तो मेरे को नहीं आ रहा है, यहाँ या नहीं, वीकनेस दिख जाएगा। आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो, 3 घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं, 3 घंटे ये और 1 घंटा आपको एनालिसिस में लगेगा, हार्डली 4 घंटे लगेगा। 4 दिन में 4 घंटे निकालना नॉट अ बिग डील, समझ गए। थोड़ा सा सोना कम करो, जो भी है जैसे भी मैनेज करो, लेकिन इसको मैनेज करो। सिर्फ CSRL टेस्ट से आपका परफॉर्मेंस नहीं आएगा, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। मैं ये 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं, पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये मैनेज करना पड़ेगा, क्लास टाइम जो भी है, क्लासेस तो चलेगी ही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं चलेगी, ठीक है। ये सारा मैनेज करना होगा। यदि आप ये काम नहीं करोगे तो परफॉर्मेंस नहीं। अब तुम ये सोचोगे कि सर ये ना सिलेबस खत्म होने के बाद करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपके पास स्टिल बहुत टाइम है, एक्चुअली आप लोग ना उस टाइम को सही से इस्तेमाल नहीं करते। क्लास खत्म होने के बावजूद भी टाइम है भाई। संडे को भी क्लासेस होती है। बात तो सही है कि संडे को क्लासेस होती है, मानता हूँ इस बात को, लेकिन आप टाइम को आपको मैनेज करना है। यदि आप मैनेज नहीं करोगे ना, सर वो संडे को क्लासेस जो सिलेबस के चक्कर में फिर रिवीजन भी नहीं हो पाता, संडे को क्लासेस। देखो ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, कि आप एक बात बताओ, आपके पास 24 घंटे है कि नहीं, बताओ क्लासेस कितने घंटे लगता है, बताओ क्लासेस कितने घंटे लगता है, 8 आवर्स लगता है। 8 आवर्स में, ठीक है, आपको ही पता है कि क्या बोलते हैं, 8 बजे से लेकर के और कितने बजे तक लगता है, 12:30 तक। तो मान लो आधा घंटा इसमें जो खराब होता है उसको भी मैं काउंट नहीं करता हूँ, तो 4.5 घंटे ये और 2 घंटे उधर, तो 6.5 घंटे लगता है सिर्फ क्लास, ठीक है। 6.5 घंटे के बाद इसके होमवर्क करने के लिए कितना घंटा लगेगा बताना जरा। यदि 6.5 घंटे के बाद होमवर्क करने में, जो क्लास का होमवर्क है, कितने घंटा लगेगा बताना जरा, कितने घंटा लगेगा। हाँ, तीनों का बताओ, तीनों का मैं बताता हूँ, 4.5 घंटे से ज्यादा लगेगा कभी, लगेगा क्या बताओ। नहीं लगता सर। कभी नहीं लगेगा। नोटिस करके देखो, 6 4 10 11 घंटे हुए। 8 घंटे आप सो लिए, सब कुछ कर लिए, तो कितने हो गए, 19 घंटे। आपके पास 5 घंटे रिवीजन के लिए, ठीक है ना, 5 आवर्स है। आप टाइम मैनेज नहीं करते, इसलिए नहीं, ये 5 घंटे नहीं दिखता आपको, सिर्फ क्लास दिखता है, क्लास बहुत होती है।
हमने क्या बोला, ये गिलास है, ठीक है ना, ये गिलास है, इसमें इतना पानी भरा है ना, तो किसी को ये दिखता है कि आधा गिलास खाली है, किसी को ये दिखता है कि आधा गिलास भरा हुआ है। आपका एटीट्यूड कैसा है उस पर डिपेंड करता है। आपके पास देखो एटीट्यूड सही करोगे ना, तो आपके पास स्टिल 5 आवर्स है, इतना कुछ खराब करने के बावजूद भी, इतना टाइम खत्म करने के बावजूद ही। और 5 आवर्स रिवीजन के लिए कम टाइम नहीं होता है, समझ गए। इस 5 आवर्स में सोने के अलावा और भी बहुत काम होते हैं। क्या करती है, घर में खाना वाना बनाती है क्या? यदि बनाती है तो घर वाले को बोलो कि भाई 3 महीने मेरे से या तो पढ़ा लो या खाना बनवा लो, दो ही में से एक काम कराओ, समझ गए। अब घर वाले रूड बने या कुछ बने, कल के डेट में सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो घर वाले ही ताने देंगे, समझ गए, कि सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसलिए नाइस बनने की कोशिश मत करना, अच्छी बनने की कोशिश मत करना। क्लियरली बोल दो घर वाले को कि देखो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मार्च है, दैट्स इट। अब 1 महीना भी आप सपोर्ट नहीं करोगे तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा? सीधे बोलो घर वाले को, दैट्स इट, सेल्फिश बन जाओ, ठीक है। और जो भी फालतू के काम होता है उसको खत्म करो। सर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता सर। क्यों नहीं होता प्रैक्टिकली भाई? एक बात बताओ, क्यों नहीं होता है? क्या करती है ऐसा, बताओ क्या करती है? तुम्हारे घर वाले से मैं बात करूं क्या, क्या करवाती है? नहीं सर, मैं तो कुछ नहीं करती, मतलब ऐसे होता है ना 18 घंटे बचे, तो उसमें कहीं ना कहीं 1 घंटा तो इधर उधर हो ही जाता है, पता नहीं। एक्चुअली क्यों होता है? हम लोग घर पे रहते हैं तो फिर फैमिली वगैरह, तो सर घर पे डिस्टर्बेंस हम क्या बोल रहे हैं आपको, यही तो मैं आपको बात बोल रहा हूँ कि यही चीज तो आपको खराब कर रहा है, समझ बात है। ऑनलाइन पढ़ाई में सबसे निगेटिविटी यही चीज होता है, ठीक है। वही ऑफलाइन रहता है, हॉस्टल में रहता है ना, तो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ना बहुत मतलब सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा चाहिए था, और इतना सेल्फ डिसिप्लिन कोई नहीं हो सकता, हम मानते हैं इस बात को, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट 1 महीना 1.5 महीना तो बना जा सकता है ना जी, 1 मंथ 1.5 मंथ तो क्या जा सकता है। क्लास लेना बंद कर देना, उससे तो टीवी वगैरह सब चालू होता है। टीवी वगैरह चालू होता है तो अभी भी चल रही है। आपके पास ऐसा कोई रूम नहीं है जहाँ पे टीवी नहीं चल रहा हो, मतलब वहाँ पे आवाज़ नहीं आ रहा हो? दिमाग लगाओ कहाँ पे हो। सर वो तो ईयरफोन्स लगा लेते हैं। अब जो भी है देखो, मैनेज आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, मैनेज आपको करना। हमने ऐसे ऐसे बच्चे को भी देखा कि एक ही कमरा है घर में और तैयारी करके निकाला है, सिलेक्शन लिया, एक ही घर में कमरा ही है, सिंपल। मेरे यहाँ ना खाना बनाती थी जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, ठीक है, उसके बेटा ने निकाला है। तो ये देखो ऑब्वियस सी बात है, डिस्ट्रैक्शन है, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन आप मैनेज कर सकते हो, आपको मैनेज करना सीखना पड़ेगा, समझ बात है, मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा। संडे को तो मोस्टली मैं क्लास लेता नहीं हूँ, ठीक है, तो हमारी छोड़ दो। और संडे को मैं तो शुरू से ही संडे को एक दिन वीक में होना चाहिए, सिलेबस हो जाता है, सिलेबस कोई बड़ी बात नहीं है, सिलेबस हो जाता है, ठीक है। तो संडे को ऑब्वियस सी बात है नहीं होनी चाहिए क्लास, ठीक है। सर सिलेबस का करके क्या करेंगे जब रिवीजन ही नहीं होता? डेफिनेटली सिलेबस तुम 90% भी कर लोगे ना तो भी परफॉर्मेंस ला सकते हो, 80% भी कर लोगे ना तो भी परफॉर्मेंस ला सकते हो, लेकिन 100% होना चाहिए, हम इस बात से एग्री करते हैं। क्योंकि कहीं इजी क्वेश्चन कहीं से पूछ दिया तो, जहाँ जो छोड़ी है वो इजी पूछ दिया तो, ठीक है, तो होना चाहिए 100%। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन और टेस्ट होना चाहिए, समझ गए। बट ठीक है, जो भी है मैनेज आपको करना पड़ेगा, आप नहीं करोगे मैनेज तो यकीन मानो कुछ भी कर लो नहीं होने वाला आपका। लिख के मैं देता हूँ, मैं देख चुका हूँ, बहुतों को देख चुका हूँ। इसीलिए आप कुछ भी करो, हर 4 दिन पे एक टेस्ट दो, और टेस्ट दे के जो तरीका होता है, नहीं करोगे ना नहीं होगा सिलेक्शन। कम से कम 10 पेपर देना पड़ेगा एटलीस्ट, तब जा करके आपके दिमाग में ना एकदम पेपर देखते ही डर नहीं लगेगा। मैम ने वो लिंक भेजी थी, उसमें दे दे पेपर, कहीं से भी 2 पेपर, पेपर अच्छा होना चाहिए, दैट्स इट। अब वो पेपर तो हम देखे नहीं है कि कैसा क्वेश्चन का सिलेक्शन है, कैसा क्वेश्चन का प्लेसमेंट है, ठीक है ना। अब ऐसा पेपर का क्वेश्चन का प्लेसमेंट, क्वेश्चन का मतलब सिलेक्शन, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मैं तो देखा नहीं तो मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, मेरे को। प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर्स हैं हाँ और प्रैक्टिस टेस्ट हैं कुछ बस। हाँ, तो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर का तो देने का फायदा नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो बहुत सारे कर रखे हो, तो उसको दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। एनटीए अभ्यास का क्वेश्चन अच्छा है, समझ गए, एकदम टू द पॉइंट वाला क्वेश्चन, जो मैं क्योंकि मैं देखा हूँ तो मुझे आइडिया है। एनटीए अभ्यास प्ले स्टोर पे मिलेगा, एनटीए अभ्यास लिखोगे ना, AB अभ्यास, जो भी स्पेलिंग देख लेना, अभ्यास ऐसा ही होगा शायद। प्ले स्टोर पे जाना, गूगल पे मत जाना, प्ले स्टोर पे लिखना, समझ गए, प्ले स्टोर पे मिलेगा आपको। यहाँ पे क्वेश्चन कलेक्शन बहुत अच्छा है, ठीक
ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों का, क्योंकि मेरे टीचर ने देखा है सब कुछ। तो यहाँ पे आपको बहुत शानदार क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा अमंग कहीं भी। ऑल्दो तुम देख लेना पेपर, यदि वो वाला अच्छा हो तो वो वाला करो, कहीं से भी करो। मेरा ये कहना है कि जब तक आप 10 पेपर नहीं दोगे ना, तो आपके दिमाग से वो जो निगेटिव वाला थॉट्स आता है ना, वो नहीं जाएगा। जब पेपर देते रहते तो देखते रहते ना, निगेटिव थॉट्स आते रहता है एकदम। जितना स्पीड से कॉन्सेप्ट रिकॉल नहीं होता है, उससे ज़्यादा स्पीड से ये निगेटिव थॉट्स रिकॉल होते रहता है। ये होता है ना पेपर में। तो इसी चीज़ को आपको ये पेपर भगाएगा। जब 10 पेपर दोगे आपको दिख जाएगा, ठीक है फिर तो कोई मतलब नहीं। जैसे सोच के देखो ना कि जैसे आप 10 कोई भी चीज़ नहीं आता है, 10 बार आप कर लेते हो तो कैसा लगता है? फिर तो ऐसे ही लगता है कि ठीक है यार चल कोई बात नहीं। तो यही मेरा पॉइंट है। तो और ये चीज़ आपको पूरा का पूरा सिलेबस भी रिवाइज करा देगा, अच्छे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवा देगा, और रिकॉलिंग पावर भी बढ़ा देगा आपका। ये तीनों काम हो जाएगा एक साथ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और टैप कर लेते हैं फिर छोड़ देंगे। अच्छा मुझे बताना कितने नंबर करा दिया था, कौन सा वाला टैप करा दिया था? L1/Q बता दिया था ना? अरे L1/Q ठीक है। देखो नेक्स्ट जो टैप है, टैप नंबर जो भी हो लिख लेना, 5 ही होगा या कोई, Q1/Q2 और Q/√Q2। याद रखना ये मैंने नहीं लिखा है, ये वर्ड नहीं लिखा है, तो इसको मत सोचना, सिर्फ यही दो। यदि ऐसा रहेगा ना तो क्या करेंगे, Q1 को हम लिखेंगे K1/Q2 प्लस K2/Q2 डैश प्लस K3। इस फॉर्मेट पे हम लाएंगे, समझ गए? Q1 को क्या करेंगे, इस फॉर्मेट पे लाएंगे। और सोच के देखो, यदि Q1/Q2 हो जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Q1/Q2 K2/Q2 डैश अपॉन Q2 और प्लस K3/Q2। ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो आया ना। अब देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा कि नहीं? नीचे में Q2 है, उसका ऊपर में डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, तो ये T है तो ऊपर में dt प्रेजेंट है, तो इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। और ये इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा क्योंकि K3 क्या है, कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, तो ये 1/Q2, तो ये 9 फॉर्मूलाज पे हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? कैसे होगा ये क्वेश्चन? सिमिलरली √Q भी रहेगा तो इसी तरह से हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो आया ना? अरे आया? ठीक है। यस सर। तो चलो इसके भी आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन फटाफट करो तो इसको। 3x² प्लस 5x प्लस 7 अपॉन 2x² प्लस 8x माइनस 9 इंटू dx इंटीग्रेशन, इसको करो तो।
आ गया क्या आंसर? हो गया? यस सर। सभी का हो गया ना? हो गया जी, जल्दी बोलो हाँ या ना। चलो, मुझे करने की जरूरत है क्या? जल्दी बताओ, मुझे करने की जरूरत है? अरे हाँ या ना, हाँ जल्दी बोलो। सर। कर लोगे? यस सर। चलो, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग का होमवर्क वही है, ठीक है क्या? कि भाई ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, ये तीन पार्ट है, कर लेना। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते, कल मिलते हैं।